गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी का जो पेपर सेकंड है मानव भूगोल, उसके यूनिट सेकंड का पार्ट है मानव प्रजातियों के उद्भव के कारक। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव प्रजाति की। ये जो प्रजाति शब्द है, यदि हम पूरे मानव साहित्य की बात करें तो इसमें प्रजाति शब्द का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना शायद ही किसी अन्य शब्द का हुआ होगा। इसके जो गलत अर्थ है या जो भ्रामक अर्थ है उसने पूरे विश्व स्तर पर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संघर्षों को, अंधविश्वासों को, राजनीतिक विवादों को जन्म दिया। जो स्वार्थी और राजनीतिज्ञ लोग हैं उन्होंने अपने अपने हितों में इसका गलत अर्थों में यूज़ भी किया और इसके कारण से हमें विभिन्न युद्धों का सामना भी करना पड़ा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्रजाति शब्द है इसका प्रयोग धर्म, भाषा, निवास स्थान, संस्कृति, राष्ट्र इत्यादि विभिन्न अर्थों में किया जाता है और वास्तव में ये विचार पूरी तरीके से क्या है, भ्रामक और अवैज्ञानिक है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि हम प्रजाति शब्द का सही अर्थ और परिभाषा देखें। ये जो प्रजाति शब्द है ये इंग्लिश भाषा का शब्द होता है रेस, उसी का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो शब्द है ये सबसे पहले एक विद्वान थे फॉक्स। इन्होंने 1570 में एक किताब लिखी थी बुक ऑफ मार्टायर्स, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। इस वर्ड की जो उत्पत्ति है ये इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है राजा, RAZZA, राजा शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, परिवार, वंशानुक्रम या नस्ल। तो सामान्य रूप में क्या होता है, एक ही रक्त के पूर्वजों के वंशजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेस शब्द का यूज़ करते हैं। अलग अलग मानव शास्त्री आए, उन सब ने प्रजाति की क्या दी, अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा दी। और हमने देखा कि वास्तव में ये क्या है, प्रजाति और आनुवंशिकता इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध होगा। कोई भी प्रजाति तभी तक विशुद्ध बनी हुई रहेगी जब तक कि समूह विशेष की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो वंशानुक्रम के द्वारा आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होते रहे। लेकिन इसका सही अर्थ हमें तभी समझ आएगा जब हम इसकी विशेषताएं समझें। जैसे प्रजाति क्या है, एक प्रकार की इसकी विशेषताएं देखें तो प्रजाति क्या है, एक प्रकार की जैविकीय अवधारणा है। कोई भी धर्म हो, भाषा हो, राष्ट्र हो, जाति हो, इन सब से प्रजाति का कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने इस रेस शब्द का मीनिंग, राजा शब्द का मीनिंग ही देखा था ना, इसका मीनिंग क्या था, एक ही रक्त के पूर्वजों के वंशज। इसमें कहीं आप देख रहे हैं धर्म, जाति, भाषा, किसी का कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ किससे संबंधित होती है, आनुवंशिकता से संबंधित होती है। अतः प्रजाति क्या है, एक प्रकार की जैविकीय अवधारणा है। ये जैविकीय अवधारणा है तो इसकी कुछ क्या होगी, शारीरिक विशेषताएं भी होगी जिनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं और दूसरी प्रजाति में अंतर कर सकते हैं। जैसे यदि हम श्वेत प्रजाति की बात करें तो उनका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, बाल सीधे होंगे, होंठ पतले होंगे। वहीं पे निग्रो प्रजाति का रंग कैसा होगा, काला, बाल ऐंठनदार या घुंघराले होंगे, होंठ मोटे होंगे। तो इनकी कुछ न कुछ विशेष शारीरिक विशेषताएं भी पाई जाती है। साथ ही जो प्रजाति के लक्षण है ये लक्षण क्या होते हैं, जेनेटिकली एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन्स के द्वारा हस्तांतरित हो जाते हैं। मतलब यदि इनकी एक पीढ़ी है वो अगले पीढ़ी तक वही सेम लक्षण जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण पर इन शारीरिक लक्षणों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि जीन्स क्या कर रहे हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर रहे हैं। तो अब यदि हमें प्रजाति की विशुद्धता और इसकी निरंतरता को बनाए रखना है तो इसकी पहली शर्त क्या होगी, प्रजातीय अंतर्विवाह, अर्थात प्रजाति अपनी ही प्रजाति के सदस्यों से क्या करे, विवाह की नीति को अपनाए। यदि ऐसा होगा तभी उसका अन्य प्रजातियों से मिश्रण होने की संभावना कम से कम होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो वंशानुक्रम है इनके अंदर परिवर्तन भी होता है। उत्परिवर्तन नाम आप सब ने सुना है, जिसमें जीन की संरचना में क्या होता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। तो उत्परिवर्तन के कारण या फिर अंतर्वर्ण विवाह जो क्रॉस मैरिज होती है,
इनके कारण से भी क्या हो जाता है, इस प्रजाति में विशुद्धता कायम नहीं रह पाती। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले कहा कि इस प्रजाति का राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, जाति इत्यादि से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, और प्रजाति वर्गीकरण है, इसमें बुद्धि को भी शामिल नहीं करते, क्योंकि एक सा पर्यावरण होने पर सभी प्रजातियों में बुद्धि के स्तर में भी क्या होगी, समानता होगी, और प्रत्येक प्रजाति में क्या होंगे, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। सांस्कृतिक विभिन्नता, वो भी प्रजाति विभिन्नता का कारण नहीं हो सकती, है ना। तो इस तरीके से आप लोग, मुझे लगता है, प्रजाति शब्द का मीनिंग समझ गए होंगे। अब एक शब्द आ जाता है प्रजातिवाद या फिर रेसिज्म। शब्द क्या है? देखिए, प्रजाति को लेकर विश्व में हमेशा क्या रहता है, काफ़ी विवाद रहता है। विवाद का कारण भी आपको पता है कि इसका भ्रामक अर्थ। ठीक है, और उस भ्रामक अर्थ मतलब धर्म, जाति, देश इत्यादि से जोड़कर इसको देखा जाने लग गया, और इसके कारण से क्या हुई, कई बार युद्ध हुए और मानव इतिहास कलंकित हुआ। और विभिन्न प्रजातियों ने कहा कि हमारी प्रजाति श्रेष्ठ है, वो दूसरी प्रजाति के साथ अमानवीय व्यवहार और अत्याचार करती है। ठीक है, इनके कारण से पूरा जो मानव समुदाय है बार बार ये भूल जाता है कि हम सब क्या है, होमो सेपियंस की संतान ही तो है। अलग अलग प्रजाति है तो वो क्या है, उनके जेनेटिक्स के कारण है, न कि धर्म, जाति, राष्ट्र, भाषा इत्यादि के कारण से। ठीक है, तो लेकिन ये जो वर्ड है प्रजातिवाद या रेसिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक प्रजाति के आधार पर एक प्रजाति ने अपने को जो मानसिक गुण और सृजनशीलता में क्या कर दिया है, श्रेष्ठ घोषित कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी प्रजाति है वो क्या होती है, निम्न स्तर की होती है और वो श्रेष्ठ स्तर की होती है। तो यहीं से प्रजातिवाद का जन्म होता है। तो प्रजातिवाद क्या है, एक प्रकार की उग्र विचारधारा है जिसमें एक प्रजाति अपने को शारीरिक, मानसिक एवं सृजनशीलता के आधार पर दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ समझने लगती है, और एक तरीके से वो प्रजातीय संस्तरण को जन्म दे देती है। ठीक है, और जब कभी भी ये प्रजातिवाद की अवधारणा आती है तो ये यदि उग्र रूप धारण कर लेती है तो एक प्रजाति खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरी प्रजातियों के साथ आर्थिक, राजनीतिक शोषण करना शुरू कर देती है। इससे सामाजिक विभेद, अत्याचार इत्यादि का जन्म वगैरह हो जाते हैं। ये जो प्रजातिवादी लोग हैं, प्रजातिवाद जो विचारधारा के समर्थक है, वो मानते हैं कि प्रजातिवाद के विकास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो शारीरिक रचना की दृष्टि से स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, वो रक्त की शुद्धता की बात करते हैं, वो मानसिक श्रेष्ठता की बात करते हैं, सांस्कृतिक श्रेष्ठता की बात करते हैं। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये सब क्या है, भ्रामक तथ्य है। वास्तव में प्रजाति का इन सभी तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारी मानव प्रजातियां हैं उनके उद्भव के कारकों की। वास्तव में जो पृथ्वी पर मानव का उद्भव और विकास है, ये प्रकृति की एक विलक्षण घटना ही तो है। आपने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे मानव का, पहले क्या था, पूर्व मानव, फिर प्रागैतिहासिक मानव, ठीक है, फिर विकसित और फिर आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का विकास हुआ था। फिर क्या हुई, ये प्रजाति की अवधारणा आई। तो ये जो प्रजाति है इसके उद्भव के लिए पहला जिम्मेदार कारक कौन सा है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, हम सब जानते हैं कि प्रजाति के अंदर जब एक प्रजाति से दूसरे के अंदर जब जीन्स का स्थानांतरण होता है तभी उसकी विशुद्धता बरकरार रहती है। लेकिन प्रजाति में विभेद कब उत्पन्न हो जाएगा, जब इस जीन्स की संरचना में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। और ये अचानक परिवर्तन, जीन्स की संरचना में अचानक परिवर्तन की घटना को ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। हॉलैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान थे ह्यूगो डी व्रिज, उन्होंने अपना उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जीवों में अचानक से कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जीन्स में उत्पन्न होती है भिन्नताएं, और ये भिन्नताएं पैतृक गुण बनकर आगे की पीढ़ियों में वंशानुगत हो जाती है और आगे चलकर बिल्कुल नई प्रजाति बना देती है। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है यौन चयन। यौन चयन क्या होता है कि प्राय सभी समुदायों में हम देखते हैं कि जो भी समर्थ पुरुष है उनकी महत्ता होती है
और अक्षम पुरुषों में जो पाए जाने वाले जीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो सक्षम और समर्थ पुरुष है वो अपने यौन संबंध के लिए जो विशेष शारीरिक स्वरूप वाली स्त्री वगैरह होती है उनकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। और वास्तव में ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके कारण से धीरे धीरे उन जीन्स की क्या हो जाती है, बहुलता हो जाती है और आगे एक नई प्रजाति बन जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राकृतिक चयन। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी तल पर पर्यावरण में क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता मिलती है, और एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में विशेष प्रकार के जीन्स ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और ऐसे जीन्स जिनका उस पर्यावरण में अनुकूलन नहीं हो पाता है वो जीन्स क्या होते हैं, निष्क्रिय या नष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि काले रंग की त्वचा वाले जीन्स है वो कहाँ ज़्यादा सक्रिय होंगे, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का ताप क्या मिलता है, अधिक मिलता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उस क्षेत्र विशेष में उस जीन की प्रधानता हो जाती है। तो प्रकृति के द्वारा जीन्स का ये जो चयन किया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि मानव है वो एक गतिशील प्राणी तो है ही, और उसके कारण से वो क्या करता है, स्वयं की प्रजाति के साथ यौन संबंध न बनाते हुए दूसरी प्रजाति के साथ यदि यौन संबंध स्थापित करता है तो उसके जीन में क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, और वो परिवर्तन आगे से आगे आने वाली पीढ़ियों में प्रवाहित होता रहता है, और इस प्रकार क्रम से एक से दूसरी प्रजाति में जो प्रवाह होता है उसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रंथि रस या फिर हार्मोन्स का प्रभाव। जो जलवायु उत्तेजना वगैरह होती है या फिर जलवायु परिवर्तन किसी स्थान विशेष की जैसी जलवायु होती है उसका प्रभाव जो मानव का शरीर है उसमें जो पाए जाने वाले हार्मोन्स है उनसे रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स है उन पर उनका प्रभाव होता ही है, और शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती है जिनसे ये विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल, थायराइड्स वगैरह, एड्रेनलिन ग्रंथि वगैरह, और उनसे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स भी निकलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकला तो उस हार्मोन से त्वचा का रंग प्रभावित होता है, और समय के साथ साथ में आदि मानव की त्वचा का रंग का जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे होता गया। थायराइड ग्रंथि की यदि हम बात करें तो इससे थायराइड हार्मोन निकला, और यदि ये अकर्मण्य हो जाए तो लोगों की नाक और चेहरा चपटा हो जाता है लेकिन उनका ललाट उभरावा होता है, जैसे कि मंगोलॉइड प्रजाति। जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से यदि वृद्धि हार्मोन निकलता है, यदि वो ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो लोगों का लंबा कद, भारी शरीर, अच्छा मुंह, सुंदर नाक वगैरह होगी, लेकिन यदि वही हार्मोन वृद्धि हार्मोन कम हो तो लोगों का कद छोटा होगा, ठीक है। तो अधिक लंबे कद के लोग, भारी शरीर के लोग, ये अधिक सक्रिय होने के कारण हमें काकेसाइड प्रजाति में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हार्मोन्स के प्रभाव के कारण या ग्रंथि रस के कारण से भी विभिन्न प्रदेशों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। ये जो जलवायु है ये भी मानव विकास को प्रभावित करती है और प्रजातियों के विकास को भी प्रभावित करती है। आपने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक विभिन्न समय देखे थे भूभौमिक सारणी के अंदर। उसमें आपने देखा था कि बीच में एक प्लेस्टोसीन हिमयुग भी आया था, उसके बाद में जैसे उसको यूरोप में गुंजमंडल, रिसवोम वगैरह इत्यादि नामों से जानते हैं। उसके बाद में वापस क्या आया, गर्मी का युग आया। तो इस तरीके से ये जलवायु में परिवर्तन चलता रहता है, और जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव की त्वचा पर जरूर देखने को मिलता है। जैसे उष्ण जलवायु में लोग रहते हैं तो उनका त्वचा का रंग कैसा होता है, काला होता है। फॉर एग्जाम्पल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निग्रो, निग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, इन सब की त्वचा का रंग काला देखने को मिलता है। वहीं पे यदि हम भूमध्य सागर या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पे काकेसाइड प्रजाति मिलती है और उसके त्वचा का रंग श्वेत वर्ण होता है। मानव प्रजातियों के उद्भव का अंतिम कारण है प्रजातीय मिश्रण। किसी भी मानव समुदाय में विभिन्न प्रजाति के लोगों में मुक्त मिश्रण होता रहता है, तो विभिन्न प्रकार के जीन्स भी एक साथ मिलते रहते हैं। यदि ये जीन्स एक ही शरीर में एक साथ रहने पर भी
मिक्स नहीं होते बल्कि अलग अलग रहते हैं और इनका अनुपात क्या होता है, बदलता रहता है। और कई पीढ़ियों के बाद में हम देखते हैं कि उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हमें यदि प्रजाति की शुद्धता विशुद्धता बनाए रखनी है तो इसके लिए क्या होगा, प्रजाति को एकांत रहना जरूरी होगा और उसके अंदर एक ही पीढ़ी से अगले पीढ़ी में सेम लक्षणों का प्रवाह होना जरूरी होगा। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि प्रजातियों में क्या होता है, मिश्रण होता है और इस कारण से प्रजातियों की विशुद्धता बनी हुई नहीं रह पाती है। तो इस प्रकार हमने ये विभिन्न कारक देखे जिनके आधार पर मानव प्रजातियों का उद्भव होता है। धन्यवाद।